देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने कहा था इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि एक तो उसका मास कैलकुलेट करने के लिए आएगा, और कौन से एलिमेंट किस प्लेस पे आता है, सबसे पहले खोज किसने की। तो इसमें सबसे ज्यादा फेमस है थॉमस अल्वा एडिसन का है ना। किसका है? जे थॉमसन का है। तो ध्यान दीजिए, हर एक आदमी अपने अलग अलग काम से है, क्योंकि भेड़ की चाल चलना नहीं है इसमें। हम कहते थॉमस अल्वा, तो इसमें मैडम क्यूरी भी आएंगी, और कौन आएगा? हाँ, डाल्टन आएंगे, जैसे थॉमसन आएंगे। अच्छा बताइए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? मतलब आप लोग ध्यान दिए। हाँ, कौन कह रहा था? उन्हीं। गजब, वाह बेटा। वो न्यूट्रॉन का किया था, जेम्स चैडविक। चलिए सर, शुरू करते हैं। हमारा पहला सबसे आता है सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में है, डायरेक्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। अच्छा ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है सब एटॉमिक पार्टिकल। ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार आज और बात करते हैं। ठीक, और इसी के साथ इस नोट्स को भी पूरा करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? वो ऐसे अवपरमाणु कण होते हैं। अवपरमाणु कण मतलब कि जो परमाणु के अंदर कण होते हैं। ठीक, जो परमाणु के अंदर होते हैं। जैसे बात करें, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन। सिंपल लैंग्वेज। हमने इसके लिए एक बहुत फेमस है, बहुत फेमस मुहावरा है, वो है ईटा पे नाच। कौन सा? कहाँ पे नाच? ईटा पर नाच। सबसे फेमस अब तक है। ईटा का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया सर? इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और टा से जैसे थॉमसन या जे थॉमसन बोल सकते हैं। ठीक, फिर प से प्रोटॉन, और आर से रदरफोर्ड। मतलब प्रोटॉन की खोज किसने किया था? और न से न्यूट्रॉन, और च से जेड। हाँ सर। अरे भाई, तुम लोग अलग ही लेवल की दिक्कत में चल रहे हो। वो अपने से हिल रही है यार, काहे ऐसे से कर रहे हो तुम? यार हम पढ़ाए कि तुम लोग का पहले सर्विसन कर दें हम? तुम दोनों को उठा के वहां से हटा देंगे, तुम लोग को वैसे लगता है हिल रहा है। आगे चलते हैं सर। तो मतलब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। ठीक, तो और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये कौन सा कण होता है? ऋणावेशित एसिड कण होता है। मतलब इस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन कौन थे? मतलब ई गोल्डस्टीन और किसको बोले? इनका पूरा नाम क्या था बताइए? ई गोल्डस्टीन। अब तुम लोग यहाँ पढ़ रहे हो कि प्रोटॉन का होता है रदरफोर्ड, पढ़े हो ना? तो रदरफोर्ड और ई गोल्डस्टीन, मतलब रदरफोर्ड ने क्या किया, इसका नामकरण किया, सब किया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा बताने वाले ई गोल्डस्टीन है। लेकिन आप लोग याद रखेंगे खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। कहीं कहीं रदरफोर्ड लिखता है, कहीं कहीं गोल्डस्टीन लगता है, लेकिन जब पूछा जाए ऑप्शन में ई गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड में टिक करने के लिए आएगा तो किसको मारेंगे? रदरफोर्ड को। इतना ध्यान रखेंगे सर। लेकिन हाँ, उसकी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसने खोजी, तो वो कौन थे? गोल्डस्टीन। अब आते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन चार्जेस होते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। भाई प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब धनात्मक चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नकारात्मक चार्ज होता है। और वही सॉरी, न्यूट्रॉन की बात है तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब नहीं तो इस पे प्लस होता है, नहीं इस पे माइनस होता है। इसकी खोज करने वाले जेम्स चैडविक है। अब बात करें यहाँ पर न्यूक्लियस, मतलब कि ये सभी क्या चीज है? एक एटम के सभी पार्टिकल के बारे में बात हो रही है। हम लोग पढ़े हैं कि एक एटम होता है, एटम के अंदर बीच में क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? और इसके अंदर दो ठो पार्टिकल होते हैं सर। कौन कौन से? एक होता है, और एक होता है, और इसके बाहर एक पार्टिकल होता है। उसका क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन। वो क्या करता है? एटम के अंदर
चक्कर लगाता रहता है। ठीक, मतलब ये हमारे पूरे पार्टिकल हो गए किसके, एटम के। तो इसीलिए बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम के अंदर, परमाणु के अंदर और कौन कौन से कण है। ठीक, खड़ा हो बेटा, देख तू कब से छाप रही तुम भाई, देख लो मन से पढ़ रही होगी। खड़ा। न्यूटन की खोज कब हुई थी? हम इसीलिए कहते हैं बेटा कि हम सब चीजें इसीलिए ध्यान से पहले शुरुआत में पढ़ाते हैं कि आपसे कहीं से भी क्या भी पूछा जा सकता है। कब हुई थी? छापने ज्यादा, अगर पढ़ने में ध्यान दी होती ना तो बादों में छाप सकती हो। हम छापने के लिए मना नहीं करे, हम इसीलिए तो बना ही रहे, छापने के लिए बना रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो क्या ही दिक्कत थी। पकड़िए, कब हुई थी सर? हाँ, वेरी गुड, ध्यान दिया। तो देखो, हम ये नहीं कि हम कुछ अगर हमसे मिस हो जाए तो आपसे मिस ना हो। ठीक, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में किसके द्वारा हुई थी? किसके द्वारा? जेम्स चैडविक द्वारा ना, जेम्स चैडविक नाम था ना। आगे चलते हैं, थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल की बात करें, जिसको बोलते हैं थॉमसन का मॉडल, सबसे सबसे ज्यादा फेमस और सबसे पहला मॉडल है। मतलब कि एटम का सबसे पहला मॉडल कौन सा है? थॉमसन मॉडल। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग थॉमसन मॉडल में? इसमें पढ़ने को मिलता है कि थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु क्रिसमस पुडिंग या तरबूजे की तरह होता है। मतलब सिंपल सी बात है, जे थॉमसन प्रपोज दैट द एटम इज लाइक द क्रिसमस पुडिंग या वाटरमेलन। उन्होंने किसके द्वारा एक एटम को बताया था सबसे पहले कि वो वाटरमेलन की तरह होता है। क्या उनको इसमें समझ में आया? उन्होंने कहा कि वाटरमेलन की तरह होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीए की तरह क्या होते हैं? धसे होते हैं। उसके बीए की तरह क्या होते हैं? धसे होते हैं। उन्होंने कहा कि जो एटम है वो क्या है? तरबूजा की तरह। जैसे तरबूजा में उसके बीज धसे होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर धसे होते हैं। और उन्होंने बताया कि जो ये रेड क्षेत्र है, जो ये लाल क्षेत्र है, मतलब कि जो तरबूजा का लाल क्षेत्र है, वो क्या है? स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब और वो धनात्मक एरिया है। मतलब कि बीज नेगेटिव है जो उसमें धसे हुए हैं, और जहां धसे हुए वो एरिया क्या है? पॉजिटिव है। कौन सा एरिया है वो? पॉजिटिव। इन्होंने सबसे पहला अपना यही नियम दिया था जो यहाँ पर भी लिखा है, परमाणु धनावस्थित गोले का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, जिसके बारे में अभी आपको समझाया। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इन्होंने क्या बताया? रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले ध्यान रखेंगे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड डायरेक्टेड टू अल्फा पार्टिकल एट, ये मत ध्यान देना, डायरेक्टेड टू अल्फा पार्टिकल एट थीन गोल्ड फॉइल टू अंडरस्टैंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने क्या किया, समझो बात को। रदरफोर्ड ने एक, मान लो कि ऐसे एक सोने की पतली पन्नी ली, ठीक, सोने की एक पतली पन्नी ली, मतलब बहुत बहुत ज्यादा पतली थी, और उसके ऊपर एक सोर्स था, अल्फा कण का एक सोर्स बनाया, ठीक ना। अल्फा कण के एक सोर्स से कौन सी कण छोड़े वहां से? अल्फा कण। कौन सी कण आती है? अल्फा कण बहुत सारी। उन्होंने किसके ऊपर बौछार किया? सोने की पतली पन्नी पे। किस पे? सोने की पतली पन्नी पे। उन्होंने जब बहुत सारे अल्फा कण छोड़े तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण पार करके आगे बढ़ गए, कुछ टक जैसे आए उसी तरह घूम गए, कुछ अपनी जगह से डायरेक्शन बदल गए। कब? आफ्टर द टकराने के पश्चात। आफ्टर टकराने क्या बोलते हैं? अरे टकराने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एकदम बेसिकली आप लोग हर चीज ध्यान रखिए।
जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकराए तो कुछ ने अपना रास्ता बदल लिया, कुछ उसी रास्ते में वापस चले गए, कुछ एकदम सीधा पार करते हुए चले गए। तो उन्होंने कुछ चीज नोटिस की और उसी नोटिस के अकॉर्डिंग उन्होंने कौन सा पार्टिकल की खोज कर दी? रदरफोर्ड ने क्या खोजा? प्रोटॉन की खोज की। कौन सी खोज की इन्होंने? प्रोटॉन की। उसी एक्सपेरिमेंट के कारण प्रोटॉन की खोज संभव हो पाए। तो इनका एक्सपेरिमेंट था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसके बारे में कई बार पूछा भी जाता है कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं। तो आगे हमारा है एक्सपेरिमेंट फाइंडिंग, प्रयोग के निष्कर्ष। अब प्रयोग के निष्कर्ष है, जब उन्होंने बहुत सारे बौछार कर दिए अल्फा पार्टिकल का गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग क्या है? खाली। द मोस्ट स्पेस ऑफ द इनसाइड द एटम इज इम्पैटी, अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेटली। मतलब उन्होंने कहा कि बहुत सारे, मतलब 100 अगर हम पर अल्फा पार्टिकल छोड़े तो लगभग 98 अल्फा पार्टिकल पार हो गए, सिर्फ 2% ही पार नहीं हो पाए। उस चीज से इन्होंने पाया। फिर धनावेशित परमाणु के केंद्र में सघन रूप में हो, धनावेशित परमाणु के केंद्र में सघन रूप से होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग क्या पढ़े अभी? पढ़े कि नाभिक के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर कौन सा होता है? प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होगा ना। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उससे तो कोई चार्ज से मतलब नहीं है, लेकिन प्रोटॉन तो पॉजिटिव है। इसे उन्होंने कहा इस बात को कि धनावेशित परमाणु के केंद्र में सघन होता है, जिसको क्या कहते हैं? मतलब इन्होंने एक और चीज खोजी, क्या? नाभिक को खोजा। दो चीज इन्होंने खोजी, एक न्यूक्लियस ऑफ एटम और एक कौन सी चीज का खोजा इन्होंने? प्रोटॉन की। प्रोटॉन और न्यूक्लियस दोनों को इन्होंने खोज कर दी। उसके बाद आते हैं, अब इनकी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी थी कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके, कुड नॉट एक्सप्लेन द एटम स्टेबिलिटी। इन्होंने ये नहीं बताया कि परमाणु होता कैसा है, मतलब उसका स्थायित्व के बारे में ये बता नहीं सके। जैसे थॉमसन ने आकर बोल दिया कि तरबूजा था, लेकिन ये नहीं बता पाए कि परमाणु आखिर करता कैसे काम है, या कि उन्होंने ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर होते हैं। ये सब चीजें नहीं बता, बस इन्होंने दो चीज बता दी कि अंदर जो धनावेशित तो वो क्या है? नाभिक है, और उसके अंदर एक पार्टिकल है जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? प्रोटॉन। ठीक, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी किसने दी थी? ई गोल्डस्टीन ने। आगे चलते हैं सर। तो इनके प्रयोग के निष्कर्ष है, बहुत जरूरी निष्कर्ष है। अब आते हैं बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। ठीक, अगर देखें बोर्स मॉडल ऑफ एटम की बात करें तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है? बोर ने हर चीज को क्लियरिफाई किया, मतलब कि एक ऐसा आदमी जिसका मॉडल आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं, वह पर्सन जिसका परमाणु मॉडल हम लोग आज तक पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस बीच में होता है, उसके बाहर क्या होते हैं? सेल होते हैं। क्या होते हैं? और उन सेल के उन्होंने नाम भी दिए, क्या? उन्होंने सेल के नाम भी दिए और उसकी कैपेसिटी भी दी, मतलब एक ऐसा पर्सन जो सब कुछ दिया हो। ठीक, तो उन्होंने बताया सबसे पहले पॉजिटिव क्या? इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, के एल एम एन, निश्चित कक्षा में, निश्चित सेल में, फिक्स सेल में। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द डिस्टिंक्ट ऑर्बिट टू कॉल द एनर्जी सेल्स। पहला प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उन्होंने दिया। दूसरी प्रॉपर्टी, while the revolving they do not radiate energy। जब वो चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, मतलब वो ऊर्जा अपना छोड़ेंगे नहीं। वो जितनी ऊर्जा के हैं वो उनके अंदर उतनी ऊर्जा शुरू से अंत तक रहेगी, उनकी ऊर्जा समाप्त नहीं होगी। एक चीज ध्यान रखेंगे। उन्होंने दूसरी बात भी बताई, और कोषों को KLMN नाम से जाना जाता है। सेल्स आर द नेम्ड KLMN
जिसको एक और दिन 1 2 3 4 के भी नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये बोर का परमाणु मॉडल है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रूल। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रूल कैसे था, मतलब हर सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। हर सेल में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या था, उन्होंने कहा कि यदि पहला सेल है, मतलब कि जैसे 2n² है, उन्होंने कहा यदि हमें पहले सेल में भरना है इलेक्ट्रॉन तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरे सेल में भरना तो n की वैल्यू, तीसरे में तो n की वैल्यू, और चौथे में n की वैल्यू। अब तुम लोग को पता चलेगा कि 9 10 18 कैसे आता था। अगर पहले की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 बराबर, नहीं समझ में आया भाई। पहला सेल है तो n की वैल्यू 1, दूसरे सेल की बात करें तो 2, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 भाई। दूसरा सेल मतलब n की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा 2 गुणे n के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 चौके। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तीसरे सेल की बात करें, n की वैल्यू जब क्या हो जाए 3 हो जाए तो 2n², तो 2 3 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 3 तरीके 9, कितना आ जाएगा सर, समझ जाए। तीसरे सेल में कितना भरेंगे, चौथे सेल में कितना भरेंगे, जब n की वैल्यू 4 हो जाए तो 2n² मतलब 2 गुणे 4 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 16 मतलब कितना। अब समझ में आया कि पहले में कैसे भरते थे, दूसरे में कैसे। उन्होंने एक रूल भी बनाया, क्या रूल बनाया, 2n² रूल। कौन सा रूल, 2n² रूल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे तुम लोग को समझ में आएगा कि पहले सेल में कितना भरते हैं, दूसरे सेल में कितना भरते हैं, तीसरे सेल में, चौथे सेल में। ठीक, इससे आपको ध्यान रहेगा ना कि ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, कि 2 पहले भरते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। ये चीज ध्यान रखेंगे, जिसे बोरबरी स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरबरी स्कीम। इन्होंने क्या कहा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल इज गिवन बाय 2n², मतलब इसके ऊपर जो लिखा है ये है 2n², वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर। n इज द ऑर्बिट मतलब कौन से ऑर्बिट में, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में। ऑर्बिट एंड सेल, ऑर्बिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को बोरबरी नियम 2n² के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ देखिए पहले बोल दिया मैक्सिमम है, मतलब उसे पहले सेल में 2 ज्यादा नहीं भर सकते ना, कम भर सकते हैं। दूसरे सेल में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते ना, कम भर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम भरने का है। आगे चलते हैं सर। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, जिसको बोलते हैं वितरण तालिका। अब कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप लोग कई बार ये पढ़े, हमारे हिसाब से ये बहुत बार हो चुका होगा। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो के सेल में 1 भराएगा। हीलियम का कितना होता है 2, तो इसमें 2 भराएगा, क्योंकि अब देखो कैपेसिटी पूरा हो गई, कैपेसिटी पूरा हो गई ना। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन होता है, नोबेल गैसेस कितनी होती है सर, 7, और कोई 6, और कोई 7, और कोई 8, और कोई 6, और कोई, तो ये है। कोई सबका नाम तो बताइए, जोर से बोलो क्या। हाँ, मतलब कितनी होती है 6। उसके लिए हम लोग को फार्मूला भी बनाया था, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। तो उसमें क्या होता है, हे नानी आराम कर में हे से मतलब होता है हीलियम, नानी से नियॉन, आराम से कर से जिंदा से, मतलब कि तो कितना हुआ, 5 हुआ ना। हाँ, लास्ट में क्या था, रहेगी, मतलब रेडॉन। तो फिर ध्यान रखेंगे हमारा फार्मूला है हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हे से हो गया हीलियम, फिर नानी से नियॉन, फिर आराम से आर्गन, जिंदा से, अच्छा कर जिंदा रहेगी मतलब आराम कर, कर से क्रिप्टॉन, जिंदा से और रहेगी से रेडॉन। ठीक, गजब क्या आदमी हो यार तुम लोग,
ऐसे ध्यान रखेंगे। अब देखो जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो पहले वाले में 2 भर दिए, अब इससे ज्यादा भर नहीं सकते, तो जो बचेगा वो अगले वाले सेल में चला जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद नियान को होता है 10, पहले में 2 दूसरे में 8, इसकी कैपेसिटी भर गई। अब इससे ज्यादा ही नहीं भराएगा ना। जैसे अगर हम सोडियम को लेते हैं 11, तो पहले में 2 भर देंगे, दूसरे में 8 भर देंगे, जो एक एक्स्ट्रा होगा वो अगले सेल में चल जाएगा। मतलब ध्यान रखिए उससे ज्यादा उसमें भर नहीं सकते। ये सब चीजें बहुत पहले भी हो चुकी, इसलिए ज्यादा नहीं हम लोग को समय देना है। उसके बाद आता है हमारा जिसको बोलते हैं वैलेंसी, संयोजकता। वैलेंसी के बारे में बताएं, उसे कितनी वैलेंसी होती है उसको पता करने के लिए कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में पहले बात करते हैं। किसी परमाणु के अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को। अभी अष्टक क्या होते हैं सर? सेल, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में वही पूर्ण करने के लिए, वही पूरा करने के लिए वो कोशिश करता है, उसी को क्या बोलते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं। कौन सी कैपेसिटी? और दूसरा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश पे उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब जो बाहर बच गए, जैसे 11 में सोडियम 1 से पार बचा था ना, तो जो 1 है वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कि 1 प्लस उसका क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के ऊपर 1 प्लस था, तो वही उसका क्या होगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, आगे चलते हैं। सवाल है जब आप लोग इस पे थोड़ा बहुत करेंगे ना, तो आप लोग को समझ में आएगा कि होता क्या चीज है। हमने बताया था कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में यहाँ बात आ जाएगी, और यहाँ बात आ भी गई। अब देखिए मास नंबर एटॉमिक नंबर की बात करें तो कह रहा है कि परमाणु संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, मतलब द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन एन एटम, इट डिफाइंड द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब कि वो उसका जो परमाणु संख्या जिसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको किससे दिखाया जाता है? एटॉमिक नंबर का दिखाने का सिंबल क्या होता है? जेड होता है। ठीक, और मास नंबर का सिंबल क्या होता है? ए होता है। तो कभी भी आपको ऐसे दिखाना हो तो क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल योग होता है, द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब कुछ चीजें ध्यान रखिए सर, जो अभी आप लोग को बताना बहुत जरूरी है। हम लोग पढ़े हैं, पहले आते हैं, मान लीजिए कार्बन, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं और प्रोटॉन भी। ठीक, तो इसलिए इनका हो जाता है 16। लेकिन सब में, कुछ में इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे लेकिन प्रोटॉन नहीं सेम रहेंगे, कुछ प्रोटॉन सेम रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहेंगे। इसलिए जैसे अगर हम बात करें उसकी, क्या बोलते हैं, 19 पे कौन आता है? पोटेशियम। उसका कितना होता है? उसका तो नहीं गुना का 38 होना चाहिए, लेकिन होता है 39। क्लोरीन कितना होता है? 17। उसका कितना होना चाहिए? 34, लेकिन होता कितना है? 35। मतलब हमने कहा ना, किसी में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, तय रहे कि दोनों सेम रहे ये पॉसिबिलिटी नहीं। अगला है जिसे बोलते हैं आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। सबसे पहले आइसोटॉप की बात करते हैं, जिसको समस्थानिक बोलते हैं। मैंने अभी जो पीछे बात बताई यही यहाँ पर प्रूफ करना है, जो मैंने अभी पीछे बताया ना इसी को यहाँ प्रूफ करना है। क्या है? कि समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या। मतलब द एटम द सेम एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। मतलब जिसका मास डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसे समझिए, अब यहाँ पे क्या करा, हाइड्रोजन का प्लूटोनियम, ड्यूटोरियम और ट्रिटियम। समझिए, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की 3 वजह से इसके 3 नाम होते हैं। कौन कौन से? समझिएगा सर, सिंबल है। जैसे यहाँ पर होता है हाइड्रोजन, नीचे जो दिखा है तो एटॉमिक नंबर होता है। नीचे क्या होता है? जैसे यहाँ देखिए, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये है एटॉमिक नंबर। क्या होता है?
जिसे परमाणु संख्या बोलते हैं। ऊपर क्या लिखा जाता है? एटॉमिक मास। क्या लिखा जाता है? हमेशा ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं H12 H11 H13 है तीनों हाइड्रोजन, तो एटॉमिक नंबर सेम है सर। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। हाइड्रोजन के 3 मास होते हैं। पहले मास का नाम होता है प्लूटोनियम। क्या नाम होता है? प्लूटोनियम। दूसरे अगर उसका 2 हो जाता है मास तो उसे बोलते हैं ड्यूटोरियम। अगर 3 हो जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रीटियम। तो आप लोग थोड़ा सा अगर कहीं पढ़े होंगे या कहीं सुन भी लिए होंगे या नहीं सुने तो सुन भी लीजिए। हाइड्रोजन फ्यूल बनाया जा रहा है। अगर कुछ लोग ध्यान दिए होंगे तो याद समझिए, हाइड्रोजन फ्यूल और जो फ्यूल हो वो ड्यूटोरियम से बनाया जा रहा है। मतलब ये क्या है समझिए कि अगर आप एक बार हाइड्रोजन डाल देंगे तो आने वाले 10 साल तक दोबारा तेल भरवाने की जरूरत नहीं। कितनों चला। हाइड्रोजन फ्यूल इतना भयानक है कि वो वन टाइम फिल करने के बाद एक बार टंकी फुल कराइए 10 साल तक चलाइए। अनलिमिटेड बोला गया उसे। 10 साल की कोई लिमिट नहीं है। 10 साल में अनलिमिटेड। अगर आप कम चलाते तो हो सकता है 20 साल भी चले। मतलब सोचिए हाइड्रोजन फ्यूल की पावर्टी कितनी है। सीधा वो सब बोल रहे हैं कि एक बार टंकी फुल कराइए और 10 साल तक चलाए। होगा 10-15 लाख रुपया लीटर। इसीलिए इतना बोल रहा है ना। अभी तो बन रहा है, अभी तो बन रहा है। हो सकता है धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा बन जाएगा तो सस्ता हो जाएगा। कोई भी चीज अगर मार्केट में आती है तो महंगी होती है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में केवाईडी की कार है, बात करते हैं उसकी, चाइना की है, बहुत जरूरी बात है इस पर। केवाईडी की कार है, अभी बस लिमिटेड पीस है। वो ऐसी है कि अगर 5 मीटर का गड्ढा रहेगा तो आपको कुछ नहीं, अपने आप डाक के चल जाएगी। आप कहेंगे अरे पैर लगा है क्या? सोचो वो इतना हाई फाई सेंसर्ड वो कार है कि 10 मीटर का गड्ढा डाक जाएगी। आगे फिर कथुआ गिट्टी खड़ंजा रहेगा तो उसे क्रॉस करके चल जाएगी। आपको 1% में फिर उसमें घुसेगी ना। जैसे डाकने का मतलब नहीं घुस के जाएगी अदर कार की तरह, वो उसे उछड़ के डाक जाएगी। ऐसा कार को बनाने के लिए उसमें कई प्रकार के साइंटिफिक चीज बनाई गई हैं। अभी तक का सबसे ज्यादा रोचक कार वही कार मानी जा रही है। अभी तक हम लोग हायर कार देखे थे, 576 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी देख लिए, लेकिन ऐसे कोई कार नहीं जो सेल्फ डायरेक्शन समझे हो। हम लोग तो सेल्फ ड्राइविंग कार भी देख लिए जो टेस्ला लाया, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सेल्फ डायरेक्शन, मतलब कि क्या करना है। मतलब हाई परफॉर्मेंस होगी ना उसके भाई, वो आने वाले 20 मीटर, मतलब 20 मीटर के रेंज में कोई भी चीज आएगी तो वो स्मूथली 20 मीटर के अंदर रुक जाएगी। कितनी भी रफ्तार से हो, 20 मीटर ज्यादा दूरी नहीं जाएगी रुकने के लिए। अदर कार उस रफ्तार से जाएंगी तो रुकते रुकते 1 किलोमीटर चले जाएंगे। कोई भी कार है पहली। और दूसरी प्रॉपर्टीज मैंने बताया कि वो गड्ढे को ढाक के जाती है। अगर कील है, लोहा है, पत्थर, तो उसे बचा के निकल जाएगी। मतलब वो खुद समझेगी क्या करना है वो, और बहुत तेज भी है। सोचो हायर सेंसर की बात करो कि हर चीज वो आने वाले 1 किलोमीटर दूरी चीज को भी बहुत तेज कंबाइन करती है कि आने वाले 1 किलोमीटर में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। तो ऐसी चीजें ठीक इसी तरीके से हमने बात की यहाँ पर ड्यूटोरियम। ड्यूटोरियम एक ऐसा फ्यूल है, अभी ड्यूटोरियम, अब इसी तरह ट्रीटियम। ट्रीटियम के ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं। कई बार रिसर्च में बहुत सारे साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं क्योंकि इसका एक सुई के नोक बराबर भी यदि एनर्जी छटक के बाहर आती है, जिससे ये टच करती है उसे एकदम अंदर अंदर सड़ा देती है। मतलब सोचिए है बहुत फायदेमंद लेकिन भयानक भी है। मैंने क्या बोला, है तो बहुत फायदेमंद लेकिन ये बहुत भयानक भी है। अब यही चीज, अब ये तो बात हो गई, बात हो ही रही, एक और बात बता देते हैं। अभी हाल ही में किसी अदर कंट्री ने, हमको अच्छे से उसका नाम नहीं याद है, अगर तुम सर्च करो तो या सर्च करोगे, हाल ही में अंडे की तरह इतना बड़ा, मतलब कि इतना बड़ा है, ऐसे होगा लंबाई में, इतना लंबा होगा, ठीक, इतने लंबा का होगा। और इसी लंबे में, इतने बड़े में एक इन्वर्टर बनाया गया। चौड़ाई भी इतना ही होगी, अप्रोक्सीमेट इतना ही चौड़ा होगा। 15 सेंटीमीटर होगा ना, 15 सेंटीमीटर है और ऐसे 20 सेंटीमीटर।
मान लो ऐसे और ऐसे रख लेते हैं, हम एक एवरेज लेते हैं। इतना बड़ा इन्वर्टर है कि एक बार आप उससे पूरे घर का सारा काम करेंगे और वन टाइम चार्ज पे वो 7 साल से 8 साल तक चलेगा। मतलब कि फ्रिज, एसी, कूलर कुछ भी चलाइए अनस्टॉपेबल चलेगा वन चार्ज पे। फिर आप उसे चार्ज नहीं करेंगे, उसे दे करके दूसरा लेंगे। ऐसा इन्वर्टर बना दे, बस इतना है, बस उसे रख दीजिए और उसमें सभी प्लग इन कर दीजिए। घर का बस मेन फेस उसमें जोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए उसे। क्यों? क्योंकि वो किससे बना है? वो न्यूक्लियर रिएक्टर से बना है। किससे बना है? न्यूक्लियर रिएक्टर से। आपको सिंपल से बताते हैं, अगर हमारी पेन देख रहे हैं, पेन के ऊपर का टैब दिख रहे हैं, बस इतना बड़ा, ये नहीं पूरा दिख रहा, बस ये ऊपर का जो गोला एरिया है ये वाला, इतने बड़े परमाणु को तोड़ा जाता है तो 1 साल तक इतनी बिजली पैदा होती है, इतनी बिजली, मतलब कि 1 साल की सभी बिजली खपत होती है। बस इतना बड़ा परमाणु तोड़ा जाता है तो पूरे देश की बिजली 1 साल तक निकलती है। सोचिए कितनी उसके अंदर एनर्जी होती होगी। इसीलिए ऐसे ही नहीं नागासाकी राख हो गया था, कोहिमा ऐसे ही राख नहीं हो गया था, क्योंकि परमाणु का जो लिटिल फैट, क्या नाम था उसका, उसका नाम भी रखा गया था ना, फैटमैन। एक का नाम फैटमैन था, एक का और कुछ नाम था। ठीक, तो वो जब गिराया गया तो जापान की ऐसी हालत हुई कि माना जाता है कि आज भी लोग वहां क्या होते हैं, लूले लंगड़े, किसी का हाथ नहीं होगा जब पैदा होगा तो। अब कभी कोई तो ऐसा भी भयानक दृश्य होता है कि पैदा हुआ उसका सर ही नहीं है। क्यों? रीजन क्या है? रेडिएशन। वहां का रेडिएशन हवा में अभी भी उस मात्रा में है कि अगर लोग ध्यान से न जीवन यापन करें, अगर रेडिएशन सूंघ लेते हैं तो उसके बाद उनके बॉडी में इंपैक्ट शुरू हो जाएंगे, वो अंदर से सड़ते हैं। मैंने कहा रेडिएशन अंदर से सड़ाता है, बाहर से नहीं। ठीक, मतलब होना तो होता तो नहीं होगा, लेकिन एक एग्जांपल देते कि सुबह फ्लश की हथौड़ी बाहर निकल गई। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन, जैसे आयोडीन की बात करें, आयोडीन की, तो इसी तरह आयोडीन है, ग्वाइटर, फिर कोबाल्ट है। तो कैंसर और घेंगा रोग के उपचार के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो आयोडीन भी इसी तरह होती है, हाइड्रोजन भी, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास सेम नहीं होता है। आगे चलते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या था उसके बारे में पॉइंट है, जिसे बोलते हैं आइसोबार। इसमें सबसे अभी हमने आइसोटॉप के बारे में पढ़ा। आइसोबार क्या है? कह रहा है कि संभारिक, समान द्रव्यमान भिन्न परमाणु संभार, मतलब जिसका एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट। जैसे यहां पर कोई एग्जांपल दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया तो आपको हम देते हैं। जैसे क्या क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता है? 17, लेकिन इसका होता है 35। 18 पे कौन होता है? लेकिन इसका भी होता है 35। पोटेशियम कितना होता है? 19, लेकिन होता कितना है? कैल्शियम कितना होता है? 20, लेकिन एग्जैक्ट इसका 39.3 होता है, मतलब इसका भी 39, लेकिन वो 40 लिखते हैं। तो समझे, एटॉमिक मास सेम आ रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर, तो इसे बोलते हैं आइसोबार, जिसको हिंदी बोलते हैं संभारिक। सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। फिर अब बात करते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मतलब सिंपल सी बात है कि स्टेबल सेल विद 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉनों वाला स्थायी कोष हो। जिसमें 8 इलेक्ट्रॉनों वाला क्या हो? स्थायी कोष। स्थायी कोष समझ रहे? मतलब उसमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सके, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल बोलते हैं। कौन सा रूल? आप लोग जो ऑक्टेट लिखा है उसे ऑक्टेट रूल करके लिखिएगा। ठीक, और ये हमारे एटम का हमारे हिसाब से समापन है, खत्म, लास्ट है। ठीक, तो इस चैप्टर को आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। कल इससे 2-4 क्वेश्चन हम कल करवा देंगे और ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक।